नमस्कार साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एक बार पुनः हम लेके आपके साथ हाजिर हैं। 2024 मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में पूछा गया साइंस पेपर का क्वेश्चन, उसी को हम आज डिलीवर आपके सामने करने चल रहे हैं। यदि आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल अपेक्स ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हम और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो और भी बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके पास लेकर आपके सामने लेकर उपस्थित हो। तो चलिए, तो आज की वीडियो लंबी होने वाली है, कृपया आप अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए, बिना समय को गंवाए आप अंत तक जुड़े रहें। एकदम मजेदार क्लास होने वाला है। दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, बाग बाग हो जाएगा, मजा ही मजा आने वाला है। ठीक है, तो अगर आप अंत तक बने रहते हैं तो आज के क्लास में से हमको उम्मीद है कि बोर्ड एग्जाम में, मैट्रिक का जो बोर्ड एग्जाम है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ना। और कहीं भी ना जाइएगा, एकदम आप शुरू से अंत तक बने रहिए हमारे वीडियो में। और हमारे इस जो वीडियो आपके द्वारा लाया जा रहा है PYQ 2024 साइंस विषय का, यह आपके लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है ना, यह आने वाला समय ही आपको बताएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साइंस विषय का 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है सेट नंबर 2024 जो कोर्स हुआ था एग्जाम बिहार बोर्ड का, यह सेट कोड F नंबर है। 10 गो सीरीज आता है, उसी में से एक सीरीज लिया गया है। विषय का कोड 112 है। साइंस विषय में समय जो रहता है 2 घंटा 45 मिनट का रहता है। 80 गो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से 40 बनाना होता है, और 30 गो आपको सब्जेक्टिव रहते हैं, जिसमें से आपको 15 बनाना रहता है। ठीक है, इस तरह से 110 क्वेश्चंस रहते हैं और 20 नंबर का आपको प्रैक्टिकल रहता है। पहला क्वेश्चन का, तो जीन शब्द किसने दिया था, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? क्या मेंडल ने, या जोहानसन ने, या लामार्का ने, या डार्विन ने? जीन शब्द किसने दिया था? तो उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को जवाब दे पाएंगे और देने का भी प्रयास करेंगे। जीन शब्द है ना, जोहानसन ने दिया था जीन शब्द। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है? किस जीव में द्विखंडन क्रिया यानी कि जनन की जो द्विखंडन विधि है वह नहीं होती है? ईस्ट में नहीं होता है, या पैरामीशियम में नहीं होता है, या यूग्लिना में नहीं होता है, या अमीबा में नहीं होता है? किस जीव में द्विखंडन नहीं होता है? तो द्विखंडन की क्रिया ईस्ट में नहीं होती है। ईस्ट में मुकुलन द्वारा प्रजनन की क्रिया होती है। खंडन ईस्ट में नहीं होता है, बल्कि मुकुलन विधि के द्वारा प्रजनन की क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, परागण निम्नलिखित में से किसके अंदर बनते हैं? पराग कण किसके अंदर बनते हैं? अंडाशय के अंदर, कि वर्तिका के अंदर, कि पतियों के अंदर बनता है, कि पराग कोश के अंदर बनता है? पराग कण इन चारों में से किसके अंदर बनता है? तो क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पराग कोश के अंदर पराग कण बनते हैं। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 का, रुधिर चाप नियंत्रित होता है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है, क्या वृषण के द्वारा नियंत्रित होता है, या थाइमस के द्वारा नियंत्रित होता है, या थायराइड के द्वारा नियंत्रित होता है, या एड्रिनल के द्वारा नियंत्रित होता है? इसमें से रुधिर चाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो अगर बात करें सही आंसर का, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, एड्रिनल के द्वारा रुधिर चाप नियंत्रित होता है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 5 का, तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है? सांस लेने से कौन सा बीमारी संबंधित नहीं है? क्या वह मधुमेह है, या मलेरिया है, या निमोनिया है, या डायरिया है? सॉरी, क्वेश्चन है कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सी बीमारी इसमें श्वसन तंत्र से संबंधित है?
तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी सही है। यह निमोनिया जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है। बात करें क्वेश्चन नंबर अगर 6 का, तो रक्त में शर्करा का स्तर कौन नियंत्रित करता है? शर्करा यानी कि चीनी का स्तर जो बढ़ता घटता रहता है रक्त में, उसको कौन नियंत्रित करता है? क्या वह एस्ट्रोजन होता है, या प्रोजेस्टेरॉन होता है, या इंसुलिन होता है, या रिलैक्सिन होता है? रक्त में शर्करा की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? जल्दी से जल्दी आप लोग जवाब है ना लिखते चले, बनाते चले। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? क्या मांसपेशी है, या तंत्रिका कोशिका है, या हृदय की कोशिका है, अथवा रक्त की कोशिका है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? जल्दी से फटाफट आंसर कीजिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख गुहा में आहार का क्या चीज पचता है? क्या कार्बोहाइड्रेट पचता है, या प्रोटीन पचता है, या वसा बचता है, या न्यूक्लिक अम्ल का पाचन होता है? मुंह में है ना कौन से पोषक तत्व का पाचन हो जाता है? लगभग ठीक है, तो वह है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर ए सही है। नंबर 9 का बात करें, तो प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से यदि एक प्रतिरोधक को हटा दिया जाए तो कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, यह संयोजित था। यानी कि अगर 2-3 प्रतिरोधों को आपस में इस प्रकार से जोड़ा गया है कि अगर एक प्रतिरोध को हम हटा भी देते हैं, हटाने पर प्रतिरोध का मान क्या होता है जी? बढ़ जाता है। तो वे प्रतिरोध कैसे संयोजित थे? क्या समानांतर क्रम में थे, या श्रेणीबद्ध क्रम में थे, या कहा नहीं जा सकता, इनमें से कोई नहीं। तो एक प्रतिरोध को हटाने पर अगर प्रतिरोध बढ़ जाता है, कुल प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध बढ़ जाता है, मतलब क्या है जी? वे सारे के सारे प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजित थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, निम्नांकित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? विद्युत शक्ति के लिए इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है? विद्युत शक्ति यानी कि P बराबर क्या होता है? क्या I स्क्वायर R होता है, या V स्क्वायर अपॉन R होता है, या VI होता है, या इनमें से कोई नहीं? सॉरी, इनमें से सभी। कौन सा ऑप्शन सही है? तो विद्युत शक्ति का तीनों मान होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला है, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान कितना होता है? उत्तल दर्पण द्वारा आवर्धन का अधिक से अधिक मान क्या होता है? क्या 2 होगा, या 1 होगा, या 1/2 होगा, या अनंत होगा? उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान, तो उत्तल दर्पण जो होता है वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है और सीधा बनाता है। तो आवर्धन का मान तो 2 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता है, अधिक से अधिक उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान सी ऑप्शन नंबर 1/2 हो सकता है। सवाल नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 कहता है, विभवांतर मापा जाता है। क्या ये मीटर से मापा जाता है, या वोल्टीमीटर से मापा जाता है, या वोल्टामीटर से मापा जाता है, या इनमें से कोई नहीं? विभवांतर को किसके द्वारा मापा जाता है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, वोल्टीमीटर के द्वारा विभवांतर मापा जाता है। 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वोल्ट बराबर एम्पियर बट्टा ओम, वोल्ट बराबर ओम बट्टा एम्पियर, एम्पियर बराबर वोल्ट बट्टा ओम, एम्पियर बराबर ओम भगा वोल्ट, है ना। तो ओम के नियम में बराबर क्या होता है जी? ओम के नियम से होता है V बराबर होता है IR होता है, V बराबर IR होता है। तो V बराबर IR, V बराबर IR होता है, V बराबर IR। तो इसमें I का मान I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर हो जाएगा V बटा
आर, V बटा आर, V बटा आर यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एम्पियर बराबर हो जाएगा वोल्ट बटा ओम। वोल्ट जो है विभवांतर का मात्रक है ना, और आर जो है ओम प्रतिरोध का मात्रक है। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ चालक है? चालक क्या अभ्रक चालक है या कांच चालक है या एल्युमिनियम चालक है या चीनी का मिट्टी? कौन सा पदार्थ चालक कहलाता है? तो एल्युमिनियम इनमें से चालक होता है, विद्युत का चालन करता है। 16 है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? एल्युमिनियम कि यूरेनियम कि एल्युमिनियम या क्रोमियम, किसकी आवश्यकता होती है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए? तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा सही, यूरेनियम की आवश्यकता होती है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। अगला है, खड़िया का रासायनिक सूत्र कौन सा होता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है या सोडियम कार्बोनेट होता है या कैल्शियम कार्बोनेट होता है या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है? खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जैसे जिसको चूना पत्थर या संगमरमर के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु सर्वाधिक तन्य है? किसको अधिक तार के रूप में खींचा जा सकता है? क्या वह धातु सोना है, तांबा है, लोहा है या जस्ता है? तो सबसे अधिक तन्य धातु की बात करें तो वह हमारा सोना, ऑप्शन नंबर ए सही है। जिसका अणु सूत्र C5H12 है कि कितने संरचनात्मक समायवी होते हैं, यानी कि पेंटन के कितने समायवी होते हैं? क्या 2 गो होता है, 3 गो होता है, 4 गो होता है या 5 गो होता है? तो पेंटन के समायवियों की संख्या 3 होती है, पेंटन के 3 गो समायवी होते हैं। बात करें अगर अभिक्रियाशील समूह इसका, है ना, तो इस जो अभिक्रियाशील समूह है, इस अभिक्रियाशील समूह का क्या नाम है? क्या एल्डिहाइड नाम है या ईथर नाम है या एल्कोहल नाम है या कार्बोनिल समूह नाम है? ना, तो समूह को बोलते हैं कार्बोनिल समूह या इसी को बोलते हैं कीटोन बोला जाता है। कीटोन या कार्बोनिल समूह उसका नाम है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलेय है, वह तत्व निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? क्या सिलिकॉन होगा, कार्बन होगा, लोहा होगा या कैल्शियम होगा? ठीक है, तो कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, उच्च गलनांक, तो इसमें से आयनिक यौगिक होगा, वह होगा कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, वह धातु होगा, वह तत्व होगा कैल्शियम, है ना। मालाचाइट, मालाचाइट किस धातु का अयस्क है? किस धातु का? क्या मैग्नीशियम का अयस्क है या कॉपर का है या आयरन का है या Au सोना का है? इनमें से मालाचाइट किसका अयस्क है? तो मालाचाइट तांबा का अयस्क है, कॉपर का अयस्क है, Cu का अयस्क है, तीनों एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ अगर बढ़ते हैं तो 23 नंबर क्वेश्चन कहता है, लोहे पर जिंक का परत लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लोहा पर जिंक का परत चढ़ाया जाता है जंग से बचाव के लिए, उसको क्या कहते हैं? क्या विद्युत लेपन कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, अपघटन कहते हैं या गैल्वेनीकरण या यसद लेपन? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही आंसर है। लोहे पर जिंक के परत लेपन करने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। सिरका में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्या एसिटिक अम्ल पाया जाता है या गंधक अम्ल पाया जाता है या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है मेरे दोस्त? एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी? मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा तो 2 8 2 होगा। बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा दोस्त, निम्नलिखित में से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा हो सकता है? तो लोहा के द्वारा कौन सा? एक तालिका याद कर रखेंगे, को, स, क, मैं, ए, जी, लो,
तापा चा सो प, है ना। तो यानी कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, हाइड्रोजन, तांबा, है ना, तांबा, पारा, चांदी, सोना, प्लेटिनम। इस तरह से धातुओं की सक्रियता श्रेणी है। इसमें से लोहा के द्वारा कौन विस्थापित होगा, तो लोहा के जो बाद में होगा वही तो विस्थापित होगा। तो सोडियम तो भाई नहीं होगा, मैग्नीशियम नहीं होगा, पहले है। कैल्शियम पहले है, नहीं होगा। कौन सा विस्थापित होगा, तांबा होगा विस्थापित। करा एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा होता है। एथिल अल्कोहल यानी कि शराब का उत्पादन किस रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। चलिए, अगर दोस्तों आपको हमारी क्लास, हमारी यह वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लें, ताकि हम और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास लेकर आते रहें और हमारे लिए भी यह मोटिवेशन का काम करेगा, है ना। चलिए, अगला सवाल है, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। CaOH का होल ट्वाइस होता है, या CaO होता है, या CaHCO3 का होल ट्वाइस होता है, या CaCO3 होता है। क्या होता है कली चूना का रासायनिक सूत्र का। कली चूना का रासायनिक सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CaO। आयोडीन युक्त नमक बनता है किसका प्रयोग करके। आयोडीन युक्त जो आयोडीन बनता है वह किसका किसका मिश्रण होता है। क्या सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड का मिश्रण होता है, या इन दोनों के मिश्रण से बनता है, या इनमें से कोई नहीं होता है ना। तो आयोडीन युक्त जो नमक होता है इन दोनों के मिश्रण से बना होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ अगर बढ़ते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। कैल्शियम सल्फेट है, या कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट है, या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, या कैल्शियम क्लोराइड है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको POP भी कहते हैं, उसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहले या अर्ध हाइड्रेट कहे, यही नाम है उसका। अगर बात करें 31 नंबर क्वेश्चन का, तो 31 नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, कैथोड किरण में क्या उपस्थित होता है। कैथोड किरण में क्या पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कैथोड किरण ऋण आवेशित किरणों को कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को कहते हैं कैथोड किरण। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। क्या संभोजी होती है, या मृत जीवी होती है, या स्वपोषी होता है, या इनमें से कोई नहीं। कवक में कौन सा पोषण होता है। तो कवक में मृत जीवी पोषण होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कितना होता है। क्या 1 से कम होता है, या 1 से अधिक होता है, या 1 के बराबर होता है, या 0 होता है। ठीक है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है। तो 1 से अधिक होता है, 1.003 होता है। अगला है, आंख, नाक, गला के चिकित्सा द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला दर्पण कौन सा है। आंख, कान, नाक, गला आदि के इलाज में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का, या अवतल दर्पण का, या समतल दर्पण का, इनमें से किसी का नहीं। तो आंख, कान, नाक, गला इत्यादि के जांच में किसका उपयोग होता है। अवतल दर्पण का उपयोग होता है। वेल्डिंग में किसका उपयोग किया जाता है। क्या मीथेन का उपयोग होता है, या एथाइन का उपयोग होता है, या एथेन का उपयोग होता है, या एथिन का होता है। तब वेल्डिंग करने में, है ना, एथाइन और ऑक्सीजन गैस के मिश्रण का उपयोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है, एथाइन का उपयोग किया जाता है। मक्खी बैठ जाती है बोर्ड पे तो थोड़ी सी समस्या आती है बोर्ड को चलाने में। कर एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है ना। क्रांतिवीर में मोच्छर क्रांतिवीर में नाना पाटेकर एक डायलॉग मारा है,
एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बनाकर रख देता है। शायद वही कुछ कभी कभी हो जाता है, एक मच्छर या कभी एक माखी बैठ जाती है बोर्ड पर, तो बोर्ड को स्क्रॉल होने ही नहीं देती है, जो समस्याएं आती है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n +2 होता है, या CnH2n -2 होता है, या CnH2n होता है, या CnH2n -1 होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र इनमें से कौन है? तो एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। यह सूत्र है एल्केन का सूत्र है, यह एल्काइन का सूत्र है, और यह है एल्कीन का सूत्र। निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? स्वच्छ यानी कि उत्तम ऊर्जा का स्रोत है, कोयला या लकड़ी या प्राकृतिक गैस या इनमें से सभी? तो स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत कौन कहलाता है? प्राकृतिक गैस स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत कहलाता है। हमारे शरीर का पीएच परास कितना के बीच होता है कार्य? 4 से 4.8, या 5 से 5.8, या 6 से 6.8, या 7 से 7.8? कौन सा ऑप्शन सही है? हमारे शरीर का पीएच परास कितना होता है? तो 7 से 7.8। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र इनमें से क्या है? C2H5OH या C2H6O6 होता है, या C6H12O6 या C6H6 होता है। ग्लूकोज का सूत्र इनमें से कौन होता है? तो C6H12O6। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही आंसर है। अगर सोडियम का अगला क्वेश्चन का बात करें, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? क्या 17 है, 20 है, 11 है, या 14 है? तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। 11 सोडियम की परमाणु संख्या होती है। दोस्त, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ताकि आपकी परीक्षा बेहतर हो सके, और इस तरह से 2024 के क्वेश्चन का 40 को हम लोग पूरा कर चुके। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आ रही होगी। यदि दोस्तों पसंद आ रही है तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और हमारे चैनल को यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि और भी इंफॉर्मेटिव और भी बेहतर से बेहतर कंटेंट हम आपके पास ला सके। एक आपका शेयर, एक आपका फॉलो हमारे मनोबल को बढ़ाएगा, और हमारे लिए यह ऊर्जा का काम करेगा, और हम नए ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे अच्छे अच्छे कंटेंट को लेकर। तो चलिए, निकट दृष्टि दोष निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष क्या बेलनाकार लेंस, या उत्तल लेंस, या अवतल लेंस, या बाइफोकल लेंस? तो बात करें निकट दृष्टि दोष, निकट और दीर्घ दृष्टि दोष, दो है ना, यह दोष जो होता है कंफ्यूजन डालता है। तो निकट में 3 गो वर्ड है, और दीर्घ में 2 गो वर्ड है, यानी कि निकट जो है थोड़ा सा लंबा वर्ड है, और दीर्घ जो है थोड़ा सा छोटा वर्ड है जी। ठीक है, तो इसमें निकट लंबा वर्ड है, तो इसके लिए लंबा वाला लेंस यानी कि अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। और दीर्घ क्या है? थोड़ा सा छोटा है, तो उसके लिए छोटका वाला यानी कि उत्तल लेंस। उत्तल में और अवतल में, उत्तल छोटा है और अवतल क्या है? बड़ा है। उसी तरह दीर्घ थोड़ा सा छोटा शब्द है, और निकट क्या है? थोड़ा सा बड़ा शब्द है जी। ठीक है, तो बड़का के लिए बड़का और छोटका के लिए छोटका, यानी कि दीर्घ दृष्टि छोटा शब्द है तो उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि बड़ा शब्द है तो उसके लिए अवतल लेंस। बेलनाकार लेंस, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश भाग अपवर्तित होता है किसके द्वारा? अभिनेत्र लेंस के द्वारा, के अंतरपृष्ठ के द्वारा, या नेत्रोद के अंतरपृष्ठ के द्वारा, या दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ के द्वारा? इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ, दृष्टि पटल को ही क्या बोलते हैं? कॉर्निया कहा जाता है, और इसी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ के द्वारा है ना नेत्र में प्रवेश करने वाले अधिकांश भाग का क्या कहता है? लौटा दिया, अपवर्तन कर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? क्या वह डायोप्टर है, या अर्ग है, या वाट है, या जूल है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक इनमें से कौन है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक कौन होता है? डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? क्या वह उत्तल लेंस होता है, या बाइफोकल लेंस, या बेलनाकार लेंस, या अवतल लेंस होता है? तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस हमारा सही आंसर है। अगर हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? हजामत यानी कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, या समतल दर्पण का, या उत्तल दर्पण का, या इनमें से कोई नहीं। तो हजामत में 4 वर्ड, अवतल में भी 4 वर्ड याद रख लेंगे। हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है।
किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा। आभासी भी बनता है, सीधा भी बनता है और वस्तु से बड़ा भी बनता है। तो वह वस्तु अवतल दर्पण में कहाँ स्थित होगी? सीधा और वस्तु से बड़ा। तो वो हमेशा होता है, अगर यह दर्पण है तो ध्रुव और फोकस के बीच में होता है। ध्रुव और फोकस के बीच में। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, वस्तु के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही आंसर है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं, या लेंस की क्षमता का व्युत्क्रम कहते हैं, या लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को, प्रकाश किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं? लेंस के मोड़ने की क्षमता बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ अगर बढ़ते हैं। उत्तल अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? छोटा बनता है, या सीधा बनता है, या आभासी बनता है, या इनमें से सभी बनता है? तो अवतल लेंस द्वारा छोटा भी बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ZnCuSO4 यानी कि जिंक कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर अलग हो जाता है। यह कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? क्या संयोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, या द्विविस्थापन अभिक्रिया है, या वियोजन अभिक्रिया है? यानी कि जिंक अगर कॉपर से अभिक्रिया, कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करके कॉपर को विस्थापित कर देता है तो वह कौन सी अभिक्रिया होता है? यह होता है विस्थापन अभिक्रिया होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कर है यदि आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाए, यानी कि दाएं से बाएं जाए, इस दाएं से इस साइड में ऐसे जाएं तो परमाणु का आकार क्या होता है? दाएं से बाएं जाने पर बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो दाएं से बाएं जाना है, दाएं से बाएं जाना है तो परमाणु का आकार क्या होगा जी? क्या होगा? क्या बढ़ेगा या घटेगा? क्या होगा? बढ़ेगा। परमाणु का आकार क्या होगा? बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी हम ए क्या है? सही आंसर है। दाएं से बाएं जाने पर परमाणु का आकार बढ़ेगा। 51 नंबर, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ यानी कि ज्वाला का रंग कैसा होता है? क्या पीला होता है, नीला, या लाल अथवा चमकीला उजला होता है? मैग्नीशियम फीता को जलाने से कौन सा कलर होता है? तो चमकीला और उजला श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम का फीता जलता है। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इनमें से कितने सहसंयोजिक आबंध है ना? तो हाइड्रोजन 6 और कार्बन आपस में एक साथ हो जाएगा। कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन ऐसे। तो 1 2 3 4 5 6 7 कितने आबंधों की संख्या है ना? एथेन में कितने सहसंयोजिक आबंध है? तो 7 गो सहसंयोजिक आबंधों की संख्या है। शल्य चिकित्सा टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए उपयुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थ का क्या नाम है? टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यानी कि POP का इस्तेमाल किया जाता है टूटी हुई हड्डियों वगैरह को जोड़ने के लिए। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। निम्नलिखित में कौन सहसंयोजी यौगिक है? तो सहसंयोजी यौगिक दोनों अधातु के बीच में होता है। तो इसमें धातु और अधातु नहीं होगा, धातु धातु नहीं है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। सहसंयोजी यौगिक अधातुओं के बीच होता है। अमोनियम क्लोराइड की प्रकृति जल में घुल जाए तो विलयन क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? क्या उदासीन होता है, या अम्लीय होता है, या क्षारीय होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है जी? क्षारीय होता है। आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? प्लास्टिक, आयोडीन, गंधक और ग्रेफाइट। इन चारों में से विद्युत का कौन चालक है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सही आंसर है। विद्युत का चालक होता है ग्रेफाइट। बात करें 57 नंबर क्वेश्चन का।
तो 57 नंबर क्वेश्चन है, फोकस दूरी 20 cm वाला अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना होता है। तो फोकस दूरी 20 cm दिया है तो वक्रता त्रिज्या दुगुना हो जाएगा, कितना, 40 cm हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नांकित में से कौन सा प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा, कौन सा क्रिया घटित होगा, प्रकाश का विचलन होगा या पूर्ण परावर्तन होगा या वर्ण विक्षेपण होगा या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा। घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है, लाल होता है या हरा होता है या काला होता है या पीला होता है। तो घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग प्रायः काला रंग का होता है। लाल रंग का जीवित तार का होता है, यानी कि गर्म तार का होता है, और हरा रंग जो भू तार होता है उसका कलर होता है। विद्युत युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है किसमें, विद्युत मोटर में या गैल्वेनोमीटर में या वोल्टामीटर में या विद्युत जनित्र में। विद्युत विभक्त है ना, जो विभक्त वलय होता है दिक् परिवर्तक का कार्य किसमें करता है, तो वह विद्युत मोटर, ऑप्शन नंबर ए का बात करें। सौर ऊर्जा का सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत युक्ति में बदल देता है, क्या उसको डैनियल सेल कहते हैं, सुखा सेल कहते हैं, या सौर सेल कहते हैं, या एवेरेडी सेल कहते हैं। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले सेल को क्या बोलते हैं, तो सौर सेल बोलते हैं। और 62 है, एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगी। तो विद्युत धारा I बराबर होता है V बटा R होता है, और V का मान है इसमें 220 है, हाँ 220 है, और R का मान इसमें 1200 है, R का मान 1200 है। तो एक जीरो से एक जीरो, अगर इसको आप हल करेंगे तो लगभग ऑप्शन नंबर डी 0.18 एम्पियर हो जाएगा। अगर बात करें अगले क्वेश्चन का, तो एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है, 1 कूलम्ब आवेश गुजरने पर कितना कार्य होगा, है ना। तो कितना कार्य होगा, तो कार्य W बराबर होता है, कार्य W बराबर होता है विद्युत वाहक बल गुने आवेश, यानी कि 1.5 गुने 1, यानी कि उतना 1.5 जूल। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है दोस्त, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है, इंद्रधनुष रंगीन क्यों दिखता है। जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप, की जल कण द्वारा अवशोषण के फलस्वरूप, की वायु द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप, या इनमें से कोई नहीं। तो इंद्रधनुष अक्सर वर्षा के बाद दिखता है और सूरज के प्रकाश के विपरीत दिशा में दिखता है ना। तो जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप इंद्रधनुष का रंग रंगीन दिखता है। लैटेक्स पाया जाता है चीड़ में, गुलाब में, कनेर में और आम में। तो लैटेक्स एक दूध के जैसा पदार्थ होता है ना। अक्सर तो यह रबड़ में पाया जाता है, लेकिन ऑप्शन में गुलाब, आम, कनेर, इन तीनों में होना चाहिए, ठीक है। या किसमें नहीं पाया जाता है, अगर नहीं शब्द लगा रहता तो चीड़ के साथ चले जाते, लेकिन इसमें सवाल थोड़ा सा ही है ना, थोड़ा सा ही सवाल को साइड में रख दिया जाए, क्या होगा आंसर। अगला है, एड्रोजन स्रावित होता है, एड्रोजन स्रावित होता है, एड्रोजन स्रावित होता है क्या अंडाशय द्वारा या वृषण द्वारा या ग्रहणी द्वारा या अमाशय द्वारा। एड्रोजन एक हार्मोन है ना जी, जो वृषण के द्वारा स्रावित होता है। अगला है, वर्तिका भाग है किसका, तंतु का है या जयांग का है या अंडाशय का है या पुंकेसर का है। तो वर्तिका किसका भाग है, अंडाशय का भाग है। अगर बात करें 68 नंबर क्वेश्चन का, 68 नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, 68 नंबर क्वेश्चन
ग्रहणी भाग है, ग्रहणी किसका भाग है? मुख गुहा का है या आमाशय का है कि बड़ी आंत का है कि छोटी आंत का है? तो ग्रहणी किसका भाग है? तो मुख गुहा का भाग है ग्रहणी। अगला है 69 नंबर सवाल कि मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिंक्स, ट्रैकिया, फेफड़ा आदि मिलकर किसका निर्माण करते हैं? उत्सर्जन तंत्र का या जनन तंत्र का या पाचन तंत्र का या श्वसन तंत्र का? तो सबके सब लैरिंक्स, ट्रैकिया, फेफड़ा आदि मिलकर किसके अंग है जी? श्वसन तंत्र के भाग है, श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? ऑक्सीजन के वह संचालन के लिए या अमीनो अम्ल के संवहन के लिए या जल के संवहन के लिए या भोजन के संवहन के लिए? तो जाइलम जल के संवहन के लिए उत्तरदायी है पौधों में। 7 नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, जिबरेलिन क्या है? पादप हार्मोन है, एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट है या वसा है? तो जिबरेलिन क्या है? एक पादप हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। थोड़ा सा जल्दी हो जाए, चूंकि रात्रि के लगभग 9 बज चुके हैं और इस समय हम आप लोगों के लिए पीडीएफ तैयार कर रहे हैं, इस तरह का कंटेंट तैयार कर रहे हैं और आपके PYQ क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो दोस्त, जब हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी एक बार दबा के वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि यह हमारे लिए एक मनोबल का बढ़ाए और हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर आ सके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? एथिलीन के कारण या एब्सिसिक अम्ल के कारण या साइटोकाइनिन या ऑक्सिन के कारण? पत्तियों का मुरझाना एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। अगला है, निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन सा है? नर युग्मक कौन सा है? अंडाणु है, शुक्राणु है, गर्भाशय है या फेलोपियन नलिका है? इनमें से कौन है? तो नर युग्मक इनमें से कौन है? शुक्राणु को नर युग्मक कहते हैं। सवाल नंबर 74 है, परजीवी पौधा का एक उदाहरण इनमें से कौन है? गोबर छत्ता है, ब्रायोफिलम है या अमरबेल है या चीड़ है? परजीवी पौधा इनमें से कौन है? तो अमरबेल परजीवी पौधा है। पचहत्तर का बात करें, द्विखंडन किस जीव में पाया जाता है? स्पंज में या हाइड्रा में या जीवाणु में या इनमें से कोई नहीं? द्विखंडन किस जीव में पाया जाता है? तो द्विखंडन जीवाणु में पाया जाता है। अग्नाशय से किस हार्मोन का स्राव होता है? एपिनेफ्रिन का या टेस्टोस्टेरोन का या नॉर एपिनेफ्रिन का या इंसुलिन का? तो अग्नाशय से इंसुलिन का स्राव होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा रक्त का थक्का बनाने के लिए उत्तरदायी है? रक्त बिंबाणु है या श्वेत रक्त कोशिका है या लाल रक्त कोशिका है या इनमें से कोई नहीं? तो रक्त का थक्का किसके कारण से बनता है? तो रक्त बिंबाणु के कारण या पट्टिका अणु इसी को बोलते हैं या प्लेटलेट्स बोला जाता है, इसी के कारण बनते हैं रक्त का थक्का। अगर बात करें 78 नंबर क्वेश्चन का, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थों का उत्सर्जन होता है? यूरिया का होता है या अमोनिया का होता है या यूरिक अम्ल का होता है या इनमें से सभी? तो सभी जीवधारियों द्वारा जो नाइट्रोजनी पदार्थ होता है ये सभी का उत्सर्जन करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। किशोरा अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? टेस्टोस्टेरोन है या थायरॉक्सिन है या एस्ट्रोजन है या ए और सी? ऑप्शन नंबर सही है। तो किशोरावस्था में टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन या दोनों हार्मोन का स्राव होता है लड़के और लड़कियों में, इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन, शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन? क्रेनियम बनाए रखता है या सेरिब्रम बनाए रखता है या सेरिबेलम बनाए रखता है या मस्तिष्क स्टेम बनाए रखता है? तो शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सेरिबेलम होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक तक देखें, हाँ, ताकि हमारा मनोबल बढ़े। दोस्तों